तो ये जो है ये आई का है, तो करंट है ये, और ये हमारा वोल्टेज है। देखो दोनों एक समय, ये जब मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है देखो करंट का, ये मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो वोल्टेज का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों एक समय मैक्सिमम नहीं हो रहा है, यानी कि एक जिस टाइम में मैक्सिमम हो रहा है, दूसरा जो मैक्सिमम हो रहा है, दोनों का टाइम क्या है इसमें सेम नहीं है, अलग अलग टाइम है ये। तो ऐसे कंडीशन जब हमारा आ जाए, जब दोनों का इसमें वोल्टेज और करंट एट ए टाइम जब मैक्सिमम वैल्यू को ना पहुंचे, या मिनिमम वैल्यू को भी एट ए टाइम ना पहुंचे, जब जीरो हो जाए, तो उस समय भी क्या हो, ये मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच रहा है। टाइम जब जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये किसका वेव फॉर्म है, ये करंट वाला है, ये आई का वेव फॉर्म है, और ये जो है वी का वेव फॉर्म है। तो ये जब जीरो यहाँ पहुंच रहा है, तो उसके कुछ देर के बाद ये जीरो पहुंच रहा है करंट वाला, ये तो यहाँ जीरो आ गया, उसके कुछ टाइम के बाद जो है करंट जीरो पहुंच रहा है। यानी दोनों एट ए टाइम ना तो जीरो पहुंच रहा है, ना एट ए टाइम दोनों मैक्सिमम पहुंच रहा है, कट कर रहा है, ये वेव फॉर्म एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम पहुंचने में गैप है। तो उसी को, जो गैप जो आ रहा है, उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। यानी कि दोनों, ये यहां से यहां तक पहुंचने में, ये जिस समय जीरो था उसको कितना समय के बाद ये जीरो पहुंचा, तो यही इसको फेज डिफरेंस, यही इसको थीटा कहते हैं हम लोग। वी और आई के बीच जो डिफरेंस हुआ, इसको थीटा कहते हैं। और ये एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये कहते हैं। तो ये एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, इसको हम वोल्टेज एंड करंट के बीच है, एसी, तो इस एंगल को थीटा कहते हैं। और इसका कॉस थीटा लगा देते हैं, अगर कॉस लगा देंगे, कोसाइन लगा देंगे, तो इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है एसी के लिए। इसको पावर फैक्टर कहते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर का जो होना चाहिए, वो यूनिटी होना चाहिए, वन होना चाहिए। और अगर यूनिटी हमारा आ गया किसी भी सर्किट के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट चीज है। अगर हमारा पावर फैक्टर अगर यूनिटी आ गया किसी भी सर्किट के लिए, तो उसको हम कहेंगे, कॉस का बड़ा से बड़ा वैल्यू तो वन ही होता है, इसीलिए पावर फैक्टर क्या है हमारा, वन ही हो सकता है। तो जो हम देखें यहाँ की करंट जो है ऐसे चल रहा है, और वोल्टेज जो है ऐसे चल रहा है ना हमारा, तो इन दोनों के बीच जो गैप था, वो हमारा क्या दिख रहा है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। तो ये जो हमारा है, यही एंगल हमारा वी और आई, मतलब वोल्टेज और करंट एट ए टाइम ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है। जब ये करंट वोल्टेज यहाँ पहुंचा जीरो, तो करंट कुछ टाइम के बाद पहुंच रहा है जीरो यहाँ पे। तो इस दोनों में जो गैप होता है, इसी को हम लोग फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कहते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस होने में क्या हो सकता है, ये थीटा जो है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि दो आदमी को हम यहाँ ये कर रहे हैं, दो आदमी को हम यहाँ पे मान लो बैठा रहे हैं, दो आदमी दौड़ रहा है एक साथ, सपोज करो ये ऐसे, तो ये हमारा एक ऐसे है, मान लो ये जा रहा है, और दूसरा जो है यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक यहाँ से चलना शुरू किया, दूसरा यहाँ से शुरू किया। अब इस दोनों के बीच ये वाला जो पार्ट नजर आया, ये वाला जो गैप रह गया, यही ये पाथ डिफरेंस इसको कहते हैं। लेकिन दोनों चल रहा है सेम स्पीड से, इसको एंगुलर स्पीड हम ओमेगा कह रहे हैं, ये भी एक ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन एक ने अपना यहाँ ए से चलना शुरू किया, दूसरे ने बी से चलना शुरू किया। तो ये जो गैप है हमेशा ही फिक्स रहेगा, अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहा है तो इसके स्पीड का जब सेम हो गया, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग एसटीडी स्टेट एनालिसिस कहते हैं। यानी कि एक ही स्पीड से दोनों चल रहा है, अगर स्पीड में गैप हो गया दोनों का, तो फिर वो एनालिसिस एसटीडी नहीं रह जाएगा, वो दूसरे तरह का एनालिसिस होगा, फिर उसकी बात दूसरे तरह से होती है।
तो ये वाला जो है कि ये जो डिफरेंस रहा यहाँ पाथ में हो गया x, ऐसे हम एंगुलर डिस्टेंस डिफरेंस इसको हम थीटा कहेंगे इसको। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि b जो है थीटा से a से आगे है, b इज ahead ऑफ a बाई x और बाई थीटा, ये कह सकते हैं। तो जब b आगे है तो इसको हम कहेंगे b इज लीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू a, के रेस्पेक्ट में ये आगे चल रहा है। तो a के रेस्पेक्ट में जब ये आगे चल रहा है तो इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं, कि अगर एंगल के फॉर्म में दिखाना हो इसको, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया b, ये हो गया a, और ये हो गया एंगल थीटा। यानी कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको हम घुमाते इसको, तो ये बी वाला हमेशा ए से आगे रहेगा। तो जब आगे रहेगा तो बी इज लीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये लैग कर रहा है। दोनों बात एक ही है, बी इज लीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी आगे चल रहा है। हमेशा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तब पता चलेगा कि ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये आगे आगे चलेगा, ये पीछे पीछे चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है हमेशा। तो ये जो थीटा बना बिटवीन बी एंड ए, अगर ये वोल्टेज इसको कह देते बी को, और ए को अगर हम करंट कह देते, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। इस एंगल को पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, और इसका कॉस ले लेंगे तो इसको कहेंगे पावर फैक्टर, पीएफ लगा दिया। और पावर फैक्टर क्या होता है, कि पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका। हमारा हर हाल में यही कोशिश होगा कि ये पावर फैक्टर कितना बन जाए, यूनिटी बन जाए, एक आ जाए पावर फैक्टर। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हम देखें, दिस रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो हुआ, वोल्टेज और करंट के बीच, यानी वोल्टेज को भी दिखा दिए, करंट को भी दिखा दिए, कितना एंगल से एक दूसरे से ये अलग चल रहा है, तो थीटा से एंगल चल रहा है, डिफरेंस दोनों के बीच। तो ये जो दिखा दिए हम वोल्टेज और करंट को, इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम का मतलब होता है, तीन ही चीज का फेजर डायग्राम सिर्फ हम लोग खींचते हैं। वो तीन चीज क्या होगा, वोल्टेज, करंट एंड फ्लक्स। इसके अलावा चौथा कोई भी चीज नहीं आएगा। वोल्टेज का फेजर होगा, करंट का फेजर होगा। ये फेजर के लिए ऐसे लगाते हैं, एक्चुअली इसको आगे जाके इसको हम लोग वेक्टर भी पढ़ने लगेंगे, करंट और वोल्टेज को, जो कि 12th क्लास में पढ़े कि स्केलर होता है, नहीं, यहां हम पढ़ेंगे आगे जाके ये वेक्टर होता है। ये सब कैसे होता है वो देखेंगे। तो इसका दूसरा नाम फेजर देते हैं। फेजर इसलिए देते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन क्यों देते हैं फेजर, कि फेजर और वेक्टर में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। समझ लो कि वेक्टर मान लो अगर हम 10 न्यूटन का इधर लगा रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन हमेशा इधर ही रहेगा, और इसका वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगा। ये दो नहीं हो जाएगा, ये कभी एक नहीं हो जाएगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा 10 ही रहेगा। इसका ओरिएंटेशन जो है ऐसे है, ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन इसका देखो जरा, ये इसको करंट को फेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं ये करंट का वैल्यू जब यहाँ टाइम जीरो है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। फिर यहाँ जब टाइम हमारा कुछ आया, यहाँ इस समय करंट का वैल्यू हो गया जीरो। फिर यहाँ करंट देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया, बट निगेटिव डायरेक्शन है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, जीरो हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। यानी कि इसके वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर का जो डिफिनेशन पढ़ते हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, फेजर है। इसको फेजर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो एकदम फिक्स रहेगा। वो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फेजर एंड वेक्टर। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेजर एंड वेक्टर,
तो कहेंगे कि वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन फेजर का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होता है। फेजर में भी डायरेक्शन होता है, वेक्टर में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फेजर का टाइम के साथ चेंज हो जाता है, बट वेक्टर का टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये डिफरेंस है। अब इसको जो ये रिप्रेजेंट कर दिए ना, इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर डायग्राम कोई बहुत अलग चीज नहीं है। अब देखो कि ये जो फेजर हम देखे खींचे हैं यहाँ, ये मान लो वोल्टेज है और ये मान लो करंट है, ऐसे चल रहे हैं। ये वोल्टेज है और ये करंट है। इसको देख करके क्या कह सकते हैं कि इसमें ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। ऐसे V इधर है और I भी इधर ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। पैरेलल हो गया ना। तो थीटा क्या हो गया, यहाँ 0 डिग्री हो गया। तो थीटा जब 0 डिग्री हो जाए, ऐसा हो जाए कि इसमें कोई एंगल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि ये ऐसे जो है, ये अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इसका अगर हम ये करंट का अगर हम वेव फॉर्म ले लें, तो वोल्टेज का भी वेव फॉर्म जो लेंगे हम, ये साइनोसॉइडल है ना, साइनोसॉइडल शेप होता है इसका। तो अब हम इसका वोल्टेज का भी जब वेव फॉर्म लेंगे, तो वोल्टेज का भी वेव फॉर्म ऐसे ही रहेगा। जिस समय वो मैक्सिमम होगा उस समय ये वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। ये V है, ये 0 जब हो रहा है करंट यहां, उस समय ये भी 0 हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, ये हो सकता है 230 वोल्ट हो, ये हो सकता है 5 एम्पियर हो, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। लेकिन जब ये 0 होगा उसी समय ये भी 0 होगा। जब यहाँ पे 0 हो रहा है, देखो वहीं 0 हो रहा है। जब ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। ये ऊपर आ रहा है तो ये भी ऊपर आ रहा है। तो इस केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी थीटा 0 है। और ये पॉसिबल तभी है जब सर्किट में प्योरली रेसिस्टेंस हो जाए, यहाँ पे सिर्फ आर हो, ऐसा सर्किट हो जो कि प्योरली रेसिस्टिव हो जाए, प्योरली रेसिस्टिव हो जाए। तब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इसका जो है ये V और I के बीच एंगल 0 रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 0 ही होगा। मान लो V ऐसे रहा और I ऐसे हो गया, करंट ऐसे रह गया, तो इस केस में एंगल 90 डिग्री हो गया। ये करंट क्या हो गया, लीडिंग हो गया। देखो अभी हम आगे बताएंगे, जब करंट लीडिंग होगा तो ये कैसा सर्किट होगा, इस सर्किट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट होगा। ये प्योरली कैपेसिटर हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव। तो जब प्योरली कैपेसिटिव हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या लिखेंगे, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये सब आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तीसरा हो सकता है कि करंट जो है नीचे हो जाए, ये ऐसे रह जाए, I ऐसे हो जाए और V ऐसे रहे, एंगल इसमें 90 डिग्री हो जाए। तो जब ऐसा हो जाएगा और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये करंट क्या करेगा, लैग कर गया, कितना एंगल से, 90 डिग्री से। तो इस केस में भी अगर हम पावर फैक्टर लिखेंगे cos 90, तो cos 90 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, ये इंडक्टर के केस में होगा, इंडक्टर का ये सिंबल है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर हो गया, प्योरली इंडक्टिव, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि थीटा जो है 90 डिग्री होता है वोल्टेज और करंट के बीच, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। तो पावर फैक्टर हमको 0 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, अभी आगे बात करेंगे। पावर फैक्टर 0 होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पावर फैक्टर यूनिटी क्यों चाहते हैं ये भी हम बताते हैं। तो अभी पहले साइनोसॉइडल फंक्शन समझ लो, ये होता क्या है। वेव फॉर्म, जो हम साइनोसॉइडल फंक्शन की जब हम बात करते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन जो है हमारा, ये साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन का क्या मतलब है, देखो साइन क्या होता है, ऐसा फंक्शन है कि साइन होता है, ये फंक्शन जो होता है साइन ओमेगा टी अगर हम कहें, इसका मतलब है साइन का जो फंक्शन होता है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है, अगर ये हम लाइन ऐसे खींचे, ये साइन का प्लॉट है,
तो ये देखो, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, एंड ये होता है 4 पाई। तो ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? यहां से देखो पाई हुआ, फिर ये गया 2 पाई, फिर ये ऐसे ही डायरेक्शन चूज किया, ये ऐसे चल रहा है ना, अभी 0 के बाद ऐसे गया, फिर यहां पहुंचा पाई, फिर ये नीचे के डायरेक्शन में चला गया, अब यहां फिर यहां ऐसे जाने को तैयार है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम हो गया दोनों, देख लो, ये सेम नहीं है डायरेक्शन, है नीचे जा रहा है ये। तो वो जितने टाइम के बाद ये रिपीट होता है, इसी को इसका पीरियड कहते हैं, ये इसको टी से लिखते हैं। तो साइन पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसीलिए साइन 2 पाई प्लस अगर हम टी ओमेगा प्लस टी कर दे, और ये साइन ओमेगा अगर आ गया ओमेगा टी, तो यही टी इसका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा इस फंक्शन का। और यहाँ क्या होगा? 2 पाई हो सकता है, 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, 6 पाई, इस तरह से ये इसका पीरियड जो है यहाँ 2 पाई के बाद ये साइन रिपीट हो जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये 2 पाई जो हुआ, इस साइन के लिए क्या हो गया? ये पेरियोडिक फंक्शन है, तो इस 2 पाई के बाद ये क्या करता है? रिपीट करता है ये खुद। तो इसीलिए ये इसका जो है ये पेरियोडिक फंक्शन है साइन। और कॉस भी पेरियोडिक फंक्शन होता है, उसका भी पीरियड 2 पाई ही होता है। tan पेरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो कभी भी रिपीट नहीं करता है। 90 पे जाके tan देखे है ना, पहले पढ़े, tan 90 पे जाके इनफाइनाइट हो जाता है, वो फंक्शन रिपीट नहीं करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है वेव फॉर्म इज पेरियोडिक, रिपीट एवरी टाइम पीरियड टी सेकेंड आफ्टर एन एंगल। ये 2 पाई जो है इसको एंगल कहते हैं, इसका रेडियन यूनिट हो जाएगा 2 पाई रेडियन। और ये इसको हम लोग टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बताएंगे टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी होता है, एंगुलर स्पीड। और ये अगर एक कंप्लीट सर्किल बना दें ऐसे, यहां से ये चले, यहां से शुरू हुआ और यहां से घूम के ऐसे आया, और फिर यहां पहुंच गया, तो थीटा एंगल कितना बनेगा? जब यहां से चल के यहां तक आ जाएगा तो थीटा हो जाएगा 2 पाई। और जब 2 पाई बन गया तो टाइम जो लगा उसको टी कहते हैं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, और 1 बाई टी को एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये पढ़े हैं आप। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां से हम ये टी क्या है? टाइम पीरियड है। अगर ये इसको हम ओमेगा पता हो तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो या यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल के हम टाइम भी निकाल सकते हैं इसका। और ये हमारा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत जगह काम आएगा। इसके यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड, ये ध्यान रखना। इसका यूनिट हो जाएगा 2 पाई का हो गया रेडियन, आइए नीचे सेकेंड है ना, तो रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाता है। पहला चीज इसका कि साइन कैसा फंक्शन होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हैज हाफ वेव एंड क्वार्टर वेव सिमेट्री। साइनोसॉइडल फंक्शन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि ये हाफ वेव एंड क्वार्टर वेव सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है? देखो ये वाला फंक्शन, ये देखो यहाँ पे, ये एक आधा वेव है और ये क्या है? आधा वेव है। ये दोनों वेव सेम है, सिमेट्री का मतलब है ये वेव और ये वेव बिल्कुल आइडेंटिकल है ये। तो ये हाफ वेव सिमेट्री हो गया। नीचे है ये, अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे यहाँ पे, अगर हम मिरर रख देंगे तो ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा ये। या यहाँ अगर हम मिरर रख देते हैं तो ये वाला वेव बिल्कुल नीचे आ जाएगा और ऐसे ही दिखेगा ये। तो ये हाफ वेव सिमेट्री होता है। क्वार्टर वेव भी है इसका, 1/4 वेव। ये यहाँ पे रखेंगे मिरर, मिरर अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला बिल्कुल ऐसे यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे हम मिरर रख देंगे तो ये क्वार्टर वेव भी सिमेट्री है और हाफ वेव सिमेट्री भी होता है साइनोसॉइडल फंक्शन। अब इसके पास दूसरा क्या है? तीसरा एक और चीज है साइनोसॉइडल वेव के पास। साइनोसॉइडल वेव, उसके पास साइनोसॉइडल वेव हैज एसोसिएटेड फेज विच डिपेंड अपॉन द रेफरेंस टाइम। ये फेज से भी इसको हम रेफरेंस टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे ये वाला वेव फॉर्म, अगर हम फेज डिफरेंस का क्या मतलब है कि इसको ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था,
तो ये यहां से स्टार्ट ना हो करके ये वेव मान लो ऐसे कहीं स्टार्ट हुआ, इस तरीके से ये चला, ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये, या इसको इस तरह से कह दें, ये इतना जो है पीछे से ये वेव चला, ऐसे हुआ। तो ओरिजिन से नहीं होके इसका कहीं स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और पे है, तो इसको क्या है, इसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। ये कितना फेज डिफरेंस से ये चल रहा है, तो इसको जो है ये रेफरेंस पे, अगर ये रेफरेंस लाइन मेरा यहां से अगर हम ले लें, ये रेफरेंस लाइन है, तो हम कहेंगे कि ये इससे पीछे है इतना, ये इतना पीछे है, यानी कि थीटा एंगल पीछे से ये स्टार्ट हुआ है रेफरेंस लाइन से, अगर इसको हम थीटा मान लें तो रेफरेंस से थीटा से ये पीछे हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो ये तीन तरह की बात होगी, एक पहला, या तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए तो ये हाफ वेव सिमेट्री भी होगा, क्वार्टर वेव सिमेट्री भी होगा, और अगर रेफरेंस लाइन से पीछे से स्टार्ट हो, कहीं से आगे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पीछे से, यहां से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये, तो हम कहेंगे ये रेफरेंस लाइन से इतना आगे से ये चल रहा है, ये इस तरह से ये इसका डिजाइन है वेव का, ये चल रहा है इस तरह से। तो ये हमारा हुआ, क्या चीज हुआ, फेज डिफरेंस के बारे में। अब मान लो कि अब जो है, अभी जो हमने जो लिखा था कॉस थीटा के बारे में, हमने बहुत चीज इसमें बात कर ली है। अब इसका थोड़ा हम आगे की बात देखते हैं। अब जो हमने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का जो कंसेप्ट दिखाया यहाँ पे, ये देखो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का, इसको हम वेव फॉर्म को जरा सा कॉपी करके फिर यहाँ लाते हैं, या रहने दो ऐसे ही लिखते हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का एक डायग्राम बनाते हैं। वी और आई का मान लो हमने अभी लिखा, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू को कौन सा वैल्यू कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। अगर ये करंट का है तो आई एम हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये भी उसका मैक्सिमम वैल्यू है आई एम, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर एक वोल्टेज का हम यहाँ पे खींच लें, और उसका अगर हम वेव फॉर्म खींचे यहाँ पे वोल्टेज का, अगर ये मान लो ये यहाँ से हम इसको इस तरह से खींच रहे हैं, वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ ऐसे, और इसको हमने लिख दिया वी लिख दिया, तो ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इस एक्सिस को हम लोग ओमेगा टी एक्सिस कहते हैं। अब इसका जब हम बात करेंगे, इसको v को अगर हमको लिखना हो, यहाँ v को हम लिख देते हैं यहाँ पे वी एम, कोसाइन फंक्शन इसमें लिया हुआ है, नागरथ वाले बुक में हम भी कोसाइन ही ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी, और इसको कॉस ओमेगा टी, और ये एंगल इधर पीछे है, तो इसको ये माइनस थीटा लिख दो, मान लो हमने माइनस थीटा लिख दिया। और आई को, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आई को लिख दो आई एम कॉस ओमेगा टी लिखो। अब देखो ये ओमेगा टी यहां भी है, यहां भी ओमेगा टी सेम है, यानी ये वेव जो चल रहा है जिस स्पीड से, इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड दोनों में सेम है। ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये दोनों अलग हो सकता है, वीएम और आईएम अलग है, हो सकता है सेम भी हो जाए, लेकिन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है ये है थीटा, और ये मैक्सिमम वैल्यू ये इसका है आईएम है। तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, और इसको भी कहते हैं, ये दोनों इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ये करंट का बड़ा से बड़ा वैल्यू है। अब इंस्टैंटेनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है हर समय। तो जिस इंस्टेंट पे हम देखें, अगर यहां देख रहे हैं तो करंट का वैल्यू इतना है, अगर हम यहां देख रहे हैं टाइम पे, ये टाइम पे, इस टाइम पे, तो इस कंडीशन में हमारा करंट का वैल्यू ये है। यानी हर समय इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जब यहां आ रहे हैं तो कुछ अलग है, यहां आ गए तो जीरो हो गया, यानी इंस्टेंट टू इंस्टेंट इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको इंस्टैंटेनियस कहते हैं। बट ये थीटा यहाँ ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखो, ये चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के बीच जो फेज का ये डिफरेंस जो क्रिएट हो गया थीटा, ये हमेशा वही रहेगा, ये वेव क्योंकि सेम स्पीड से चल रहा है। जैसे कि दो आदमी अगर यहाँ दौड़ता होता, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से कोई जा रहा है, और यहां से भी ये मान लो थोड़ा डिस्टेंस के बाद ये चलता 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये चल रहा होता, तो ये जो गैप है दोनों के बीच ये हमेशा उतना ही रहेगा। अगर ये गैप मान लो 1 मीटर है, तो सेम स्पीड से जा रहा है, तो गैप 1 मीटर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से ये थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा।